नमस्कार। आज हम भारत के छोटे उद्योगों के बड़े होने की कहानी समझेंगे। जी। एक ऐसी कहानी जो लाखों छोटे कारोबारियों की पहचान से जुड़ी है। देखिए, पहले एक सिस्टम था, उद्योग आधार। हाँ, 2015 में आया था। हाँ, तो वो एक बच्चे के पहचान पत्र जैसा था, बनाना बहुत आसान और पूरी तरह भरोसे पर आधारित। बिल्कुल। लेकिन अब उसकी जगह उद्यम रजिस्ट्रेशन ने ले ली है, और ये एक वयस्क के पासपोर्ट जैसा है। ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा शक्तिशाली, और जिसकी पहचान हर जगह मान्य है। आज के हमारे सूत्रों के जरिए हम इसी बदलाव की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक नाम या प्रक्रिया का बदलाव क्यों नहीं है, बल्कि ये भारत के एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, पहचान पत्र से पासपोर्ट तक का सफर। ये इस बदलाव को समझने का एक बहुत सही तरीका है। हाँ, ये सिर्फ एक डिजिटल अपग्रेड नहीं है, ये भारत के अनौपचारिक बिजनेस सेक्टर को एक संगठित, डेटा समृद्ध और एक विश्वसनीय आर्थिक शक्ति में बदलने की सोची समझी रणनीति है। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे ये बदलाव, मतलब पारदर्शिता से लेकर भविष्य की नीतियां बनाने तक, हर चीज को प्रभावित करता है। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 2015 में आया ये उद्योग आधार सिस्टम। ये आखिर था क्या? मतलब इसका मकसद क्या था और ये इतना लोकप्रिय क्यों हो गया? देखिए, उद्योग आधार का जो मूल विचार था वो बहुत नेक था, सरलीकरण। सरलीकरण। हाँ, उस समय एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एक काफी जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। बहुत सारे कागजात लगते थे, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अच्छा। तो सरकार ने इसे बदलकर एक पन्ने का ऑनलाइन फॉर्म बना दिया, और ये पूरी तरह से स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित था। एक मिनट, स्वघोषणा पर मतलब जो जानकारी कारोबारी दे रहा है उसे ही आंख बंद करके सही मान लिया जाता था? हाँ। बस एक आधार कार्ड की जरूरत थी और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, लगभग ऐसा ही था। आपको बस अपना आधार नंबर, बैंक की जानकारी और बिजनेस के बारे में कुछ वो बुनियादी बातें बतानी होती थी। और इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी रफ्तार थी। फॉर्म भरने के कुछ ही मिनटों में आपको सर्टिफिकेट ईमेल पर मिल जाता था। अच्छा। इसने लाखों छोटे उद्यमियों को, जो पहले सिस्टम से बाहर थे, पहली बार एक सरकारी पहचान दी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन छोटे उद्योगों को सरकारी योजनाओं से आसानी से जोड़ा जा सके। तो ये सुनने में तो मतलब लगभग बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, लेकिन क्या इस सादगी के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए? हाँ। मतलब अगर कोई भी सिर्फ अपने कहने पर कुछ भी रजिस्टर करवा सकता है, तो क्या इसे सिस्टम के गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं बढ़ गया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी और कमजोरी भी। अच्छा। क्योंकि ये पूरी तरह भरोसे पर आधारित था, तो इसमें दी गई जानकारी को जांचने का कोई ऑटोमेटिक तरीका था ही नहीं। और समय के साथ ये देखा गया कि कई फर्जी रजिस्ट्रेशंस हुए। कुछ लोगों ने सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसी कंपनियां रजिस्टर कर दी जो असल में थी ही नहीं। ओहो। तो जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा डिजिटल होती गई, सरकार को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जो भरोसेमंद हो, जिसकी जानकारी को परखा जा सके। और यहीं से जुलाई 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन की एंट्री होती है। जी। तो ये नया पासपोर्ट पुराने पहचान पत्र से मौलिक रूप से कैसे अलग है? ये जमीन आसमान का फर्क है। उद्यम रजिस्ट्रेशन 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है: आधार, पैन और जीएसटी। आधार, पैन और जीएसटी। हाँ, अब ये भरोसा करो वाले सिद्धांत पर नहीं, बल्कि जांच करो वाले सिद्धांत पर काम करता है। ये स्वघोषणा की जगह ऑटो वेरिफिकेशन पर चलता है। अच्छा, तो मतलब पहले सिस्टम भरोसा करो पर जांचो मत वाला था। हाँ, कह सकते हैं। और अब ये जांच के बिना भरोसा मत करो पर आ गया है, और जांच भी खुद ब खुद हो रही है। ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। जब कोई कारोबारी अपना पैन नंबर डालता है, तो सिस्टम सीधे आयकर विभाग के डेटाबेस से जुड़कर ये देख लेता है कि बिजनेस में कितना निवेश किया गया है। अच्छा, ऑटोमेटिकली? हाँ। इसी तरह जब जीएसटी नंबर डाला जाता है, तो बिजनेस का सालाना टर्नओवर सीधे जीएसटीएन पोर्टल से सिंक हो जाता है। जानकारी अब आपको भरनी नहीं है, सिस्टम उसे सरकारी रिकॉर्ड से खुद उठा लेता है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि अब आपके व्यावसायिक पहचान आपके वित्तीय रिकॉर्ड से सीधे तौर पर जुड़ गई है। हाँ, और इसी वजह से ये इतना शक्तिशाली है। यहाँ सबसे आकर्षक बात इसका सर्टिफिकेट है। ये सिर्फ एक पीडीएफ फाइल नहीं है, बल्कि एक डायनामिक डिजिटल दस्तावेज है। इस पर एक क्यूआर कोड होता है
जिसे स्कैन करके कोई भी मतलब बैंक या कोई सरकारी विभाग? चाहे वो बैंक हो, कोई सरकारी विभाग हो या कोई विदेशी खरीदार, वो तुरंत आपकी कंपनी की प्रामाणिकता जांच सकता है। अरे वाह! इससे सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ लोन मिलने में आसानी नहीं है, ये एमएसएमईज के लिए एक वित्तीय पहचान बनाने जैसा है। ये वित्तीय पहचान वाली बात दिलचस्प है। जी। पहले बैंक एक कारोबारी को उसकी स्वघोषणा पर परखता था, जिसमें हमेशा एक शक की गुंजाइश रहती थी। बिल्कुल। अब उद्यम सर्टिफिकेट एक तरह का वित्तीय पासपोर्ट है, जो सीधे सरकारी डेटा से जुड़ा है। तो ये बैंक के लिए जोखिम कम करता है और एमएसएमई की विश्वसनीयता को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल, आपने इसे एकदम सही ढंग से समझा है। तो अगर हम दोनों की सीधी तुलना करें, तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और सर्टिफिकेट के अलावा और क्या बड़े अंतर हैं? मैंने सुना है कि एमएसएमई की परिभाषा ही बदल दी गई है। हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। अच्छा। पहले किसी भी बिजनेस को माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में बांटने का आधार सिर्फ ये होता था कि उसने प्लांट और मशीनरी में कितना निवेश किया है। लेकिन इस परिभाषा में एक कमी थी। एक कंपनी हो सकती थी जिसका निवेश कम हो, लेकिन उसका सालाना कारोबार सैकड़ों करोड़ का हो। और फिर भी वो एक छोटी यूनिट के फायदे उठाती रहती थी। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचें कि सरकार अब किसी बिजनेस के वजन और रफ्तार दोनों को देख रही है। सही। पहले सिर्फ वजन यानी निवेश देखा जाता था, लेकिन अब रफ्तार यानी टर्नओवर भी उतना ही जरूरी है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। नए मानदंडों के अनुसार एक माइक्रो या सूक्ष्म उद्यम वो है जिसका निवेश 1 करोड़ रुपए से कम और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम हो। अच्छा, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए? हाँ, दोनों। स्मॉल या लघु उद्यम के लिए निवेश 10 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक। ठीक है। और मीडियम या मध्यम उद्यम के लिए निवेश की सीमा 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ रुपए है। यहाँ ये और शब्द बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही डायनामिक सिस्टम लगता है, खासकर जब आपने कहा कि ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। जी। मतलब अगर इस साल मेरी कंपनी का टर्नओवर 55 करोड़ हो गया, तो क्या मेरा सर्टिफिकेट अपने आप स्मॉल से मीडियम में बदल जाएगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आप अपना सालाना आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न भरेंगे, सिस्टम आपके नए टर्नओवर और निवेश के आंकड़े उठा लेगा और आपकी एमएसएमई श्रेणी अपने आप अपडेट हो जाएगी। अच्छा। इसीलिए उद्यम सर्टिफिकेट को एक जिंदा दस्तावेज कहा जाता है। एक जिंदा दस्तावेज? हाँ, ये हमेशा आपके बिजनेस की सही और ताज़ा तस्वीर दिखाता है। उद्योग आधार का सर्टिफिकेट एक तस्वीर की तरह था, एक बार बन गया तो बन गया। उद्यम सर्टिफिकेट एक लाइव वीडियो फीड की तरह है। ये अंतर तो बहुत साफ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये सब किया ही क्यों? पुरानी व्यवस्था चल तो रही थी, लाखों लोग रजिस्टर भी हो चुके थे। इस बड़े बदलाव के पीछे की सोच क्या थी? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो इसके पीछे 4 मुख्य रणनीतिक कारण थे। पहला, जैसा हमने चर्चा की, डेटा में पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना। पारदर्शिता, ठीक है। फर्जीवाड़े को खत्म करना और ये सुनिश्चित करना कि हर रजिस्टर्ड एमएसएमई एक वास्तविक काम करने वाली इकाई है। ठीक है, ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाना। अच्छा। पहले क्या होता था कि एक कंपनी ने माइक्रो यूनिट की तरह रजिस्टर किया और सालों बाद भी उसका टर्नओवर बढ़ने के बावजूद वो माइक्रो यूनिट के ही फायदे लेती रहती थी। अब ऑटोमेटिक अपडेशन से ये सुनिश्चित होता है कि योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिले जो उसके हकदार हैं। ये सिस्टम में न्याय और निष्पक्षता लाता है। और धोखाधड़ी की रोकथाम तो एक बड़ा मुद्दा रहा ही होगा। बिल्कुल, ये तीसरा मुख्य कारण है, धोखाधड़ी की रोकथाम। उद्योग आधार की सरलता का फायदा उठाकर जो फर्जी रजिस्ट्रेशन होते थे, पैन और जीएसटी की गहरी जांच के कारण अब वो लगभग असंभव हो गए हैं। और चौथा और शायद सबसे दूरगामी कारण है नीति निर्माण के लिए डेटा का उपयोग। अच्छा। अब सरकार के पास एक रियल टाइम डैशबोर्ड है। वो देख सकते हैं कि देश में कितने एमएसएमईज हैं, वे किस सेक्टर में हैं, किस राज्य में हैं, उनका आकार क्या है और वे कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये डेटा भविष्य में एमएसएमई के लिए बेहतर और लक्षित नीतियां बनाने के लिए सोने की खान जैसा है। ये पॉलिसी वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सरकार अब अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस डेटा के आधार पर फैसले ले सकती है। जी। खैर, ये सब नीतिगत स्तर पर तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन चलिए इसे जमीनी हकीकत पर लाते हैं। मैं एक छोटा कारोबारी हूं जिसके पास फाइल में पुराना उद्योग आधार सर्टिफिकेट पड़ा है। मेरे लिए इसका क्या मतलब है? क्या मैं मुश्किल में हूं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है।
साफ और सीधी बात यह है कि पुराना उद्योग आधार सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं है। ओहो। हर पुराने उद्योग आधार धारक को उद्यम में माइग्रेट करना अनिवार्य है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान और पूरी तरह से मुफ्त बनाया है। पूरी तरह से मुफ्त? हाँ, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसमें 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। अच्छा, तो प्रक्रिया भी आसान है। इसमें करना क्या होता है? आपको बस उद्यम रजिस्ट्रेशन के आधिकारिक पोर्टल पे जाना है। वहाँ एक विकल्प है फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग UAM रजिस्ट्रेशन। उस पर क्लिक करके अपना पुराना उद्योग आधार नंबर डालना है और आधार से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से वेरीफाई करना है। ठीक है। इसके बाद सिस्टम आपसे पैन और GST की जानकारी मांगेगा और आपका नया उद्यम सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। और उसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं या वो आपकी ईमेल पर आ जाएगा। और जो लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यही प्रक्रिया है? उनके लिए भी प्रक्रिया उतनी ही सरल, मुफ्त और पूरी तरह से ऑनलाइन है। उन्हें पोर्टल पर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स का विकल्प चुनना होता है। अच्छा। आधार और पैन की जानकारी वेरीफाई करनी होती है। फिर बिजनेस से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें भरनी होती हैं। OTP से सबमिट करते रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है और सर्टिफिकेट मिल जाता है। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने आज ये सब कर लिया, उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। असल में एक कारोबारी को इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं, सिर्फ लोन के अलावा? फायदे कई हैं और बहुत ठोस है। पहला, जैसा हमने बात की, बैंकों से प्राथमिकता के आधार पर और कम ब्याज दर पर लोन मिलना। दूसरा, CGTMSE नाम की एक सरकारी योजना है जिसके तहत 5 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के मिल सकता है। बिना गारंटी के? जी, छोटे कारोबारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। बिना गारंटी के लोन, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और क्या फायदे हैं? सरकारी टेंडरों में प्राथमिकता मिलती है। कई सरकारी खरीद सिर्फ MSMEs के लिए आरक्षित होती हैं। अच्छा। अगर आपका पेमेंट किसी बड़ी कंपनी के पास 45 दिनों से ज्यादा अटका हुआ है तो आप MSME समाधान पोर्टल पर शिकायत कर सकते हो और उस पर ब्याज के साथ वसूली की जा सकती है। ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा ISO सर्टिफिकेशन करवाने, पेटेंट रजिस्टर करवाने या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने जैसे कई कामों पर भारी सब्सिडी मिलती है। बिजली के बिल में भी छूट मिलती है। ये तो सब बड़े फायदे हैं। क्या कोई और दिलचस्प फायदा है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते? हाँ, एक और बहुत ही दिलचस्प फायदा है जो डिजिटल युग में बहुत मायने रखता है। बताइए। उद्यम रजिस्टर्ड MSMEs को सरकार की एक स्कीम के तहत एक मुफ्त बिजनेस डोमेन नेम भी मिल सकता है। मुफ्त डोमेन नेम? हाँ, जैसे अगर आपके बिजनेस का नाम ABC एक्सपोर्ट्स है तो आपको abcexports.india.msme जैसा एक प्रोफेशनल डोमेन मुफ्त में मिल सकता है। अरे वाह! तो सरकार सिर्फ आपको रजिस्टर ही नहीं कर रही, बल्कि डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान बनाने के लिए एक मुफ्त जमीन का टुकड़ा भी दे रही है। बिल्कुल। ये तो किसी छोटे कारीगर या होम बेस्ड बिजनेस के लिए अपना ऑनलाइन ब्रांड बनाने में बहुत मददगार हो सकता है। बिल्कुल, ये छोटे बिजनेस को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि उद्योग आधार से उद्यम रजिस्ट्रेशन तक का ये सफर MSME सेक्टर को ज्यादा संगठित, डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। हाँ। अब ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हर MSME के लिए अनिवार्य हो चुका है। ये सिस्टम को भरोसे से हटाकर सबूत पर ले आया है। बिल्कुल सही। अब चुनाव का कोई सवाल ही नहीं है। ये एक विकास है, एक अपग्रेड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा व्यवस्थित और सरकारी लाभों के लिए ज्यादा अनुकूल है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? इस नई व्यवस्था के कारण सरकार के पास अब लाखों MSMEs का सटीक और रियल टाइम डेटा है। ये तो है। इस डेटा का उपयोग भविष्य में केवल योजनाओं का लाभ देने के लिए ही नहीं, बल्कि MSMEs के लिए और भी बेहतर, सटीक और प्रभावशाली नीतियां बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। एक जरूरी सवाल है। क्या सरकार इस डेटा का इस्तेमाल ये पहचानने में कर सकती है कि कौन से सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हें किस तरह के समर्थन की जरूरत है, या ये पता लगाने में कि देश के किन हिस्सों में उद्यमिता को और बढ़ावा देने की जरूरत है? सही। ये डेटा सिर्फ रजिस्ट्रेशन का एक माध्यम नहीं, बल्कि नीति निर्माण का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इस डेटा का इस्तेमाल कितनी समझदारी से किया जाता है।